नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स में हमारे 23 नवंबर व 24 नवंबर दोनों दिनांकों के करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले टॉपिक और सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जोहान्सबर्ग G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा ड्रग्स नेटवर्क और आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई के लिए जोर दिया गया है। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए किस क्षेत्र पर करारी चोट जरूरी है? तो ड्रग्स नेटवर्क पर जरूरी है। इसके साथ अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रग्स तस्करी को किस कारण से आतंकवाद के लिए बड़ा खतरा बताया है? तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी होगा, यह आतंकवाद के लिए धन का मुख्य स्रोत होता है। भारत के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रूट के रूप में सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है? तो यहां हिंद महासागर और अरब सागर मार्ग ये इसके लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रग्स व आतंक के खिलाफ किस प्रकार की वैश्विक रणनीति पर जोर दिया है? तो संयुक्त वैश्विक सहयोग व इंटेलिजेंस साझेदारी पर जोर दिया है। मोदी द्वारा सुझाए गए समाधानों में किस तकनीक का उपयोग ड्रग नेटवर्क पर प्रहार के लिए महत्वपूर्ण माना गया है? तो ड्रोन, सैटेलाइट व AI आधारित मॉनिटरिंग। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने की घोषणा कर दी है। घुसपैठियों को भेजा जाएगा वापस। जो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी छुपकर भारत में रह रहे हैं उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। क्या होता है डिटेंशन सेंटर, इसके बारे में जानते हैं। डिटेंशन सेंटर वह जगह है जहां बिना वीजा, पासपोर्ट या अवैध तरीके से देश में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को कोर्ट और सरकार की भूमिका पूरी होने तक अस्थायी रूप से रखा जाता है। यह जेल नहीं होती है लेकिन सुरक्षा नियंत्रित केंद्र होता है। तो इससे पहला प्रश्न हमारा सामने है, यूपी सरकार डिटेंशन सेंटर किस उद्देश्य से बना रही है? तो अवैध घुसपैठियों को अस्थायी रूप से रखने के लिए ये बनाए जा रहे हैं। किसने अधिकारों को अवैध विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है? तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह आदेश दिया गया है। डिटेंशन सेंटर किस प्रकार की जगह होती है? यह अस्थायी निगरानी केंद्र होता है। यूपी सरकार किन लोगों पर प्राथमिक रूप से कार्रवाई करेगी? तो बिना पासपोर्ट, वीजा के रहने वाले विदेशी लोगों पर यह कार्रवाई करेगी। अवैध घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर भेजने के बाद अगला कदम क्या होगा? उनकी पहचान की पुष्टि कर देश वापस भेजा जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए ड्रग्स नेटवर्क पर कार्रवाई पीएम मोदी द्वारा की गई है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में यहाँ सारी चीजें दी गई हैं, तो इनको आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। इससे संबंधित हमारे प्रश्न ऊपर हो गए हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा आज 24 नवंबर से। तो 24 नवंबर की तरफ चलते हैं। चौबीस नवंबर सबसे पहला प्रश्न हमारा होगा, दृष्टिबाधित T20 विश्व कप फाइनल कहां खेला गया है? तो दृष्टिबाधित है ये आंशिक रूप से अंधे होते हैं, तो इनके लिए कोलंबो में यह मैच खेला गया है। फाइनल मुकाबला भारत की टीम ने किस देश के खिलाफ जीता है? तो फाइनल मुकाबला नेपाल के खिलाफ जीता है। भारत की जीत में सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजी प्रदर्शन किसका रहा? तो सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन फूला सोरेन का रहा।
फूला सोरेन ने फाइनल मैच में कितने रन बनाए? तो इन्होंने 44 रन नाबाद रही हैं ये। करुणा ने फाइनल मैच में कितने रन बनाए? इन्होंने 42 रन बनाए हैं। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, इनके 42 रन हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? फूला सोरेन को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। भारत में दृष्टि बाधित T20 विश्व कप फाइनल किस प्रारूप में जीता? तो ऑप्शन बी, यह विश्व कप किस श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए आयोजित हुआ? तो यह भी दिव्यांग दृष्टि बाधित खिलाड़ियों के लिए। ऑप्शन बी। भारत की जीत में किस बल्लेबाज ने नाबाद पारी खेली? तो यहां फूला सोरेन ने नाबाद पारी खेली है। फाइनल में भारत की जीत किस देश में आयोजित टूर्नामेंट में हुई है? तो ये कोलंबो श्रीलंका में हुई है। अगला प्रश्न होगा हमारा जस्टिस सूर्यकांत से। 53वें जस्टिस बनेंगे, चीफ सीजेआई बनने जा रहे हैं। भारत में 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बनने जा रहे हैं? तो ये जस्टिस सूर्यकांत बनने जा रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत किसकी जगह 53वें सीजेआई बनेंगे? तो ये जस्टिस BR गवई की जगह बनेंगे। 53वां क्रम है, यह भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न, जस्टिस सूर्यकांत किस न्यायिक संस्था में मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करेंगे? तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का न्यायिक पद ग्रहण करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने किस राज्य में SIR जैसे सुधारों को लागू करने से जुड़े मामलों में निर्णय दिया है? तो ये बिहार में दिया है इन्होंने। बिहार में SIR प्रक्रिया के बाद ही चुनाव हुए हैं। जस्टिस सूर्यकांत किन मामलों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं? तो अनुच्छेद 370 से जुड़े मामले के लिए जाने जाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत किस प्रकार के न्यायिक रुख के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सामाजिक न्याय और संवैधानिक मुद्दों पर सक्रिय रहने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। भारत के सीजीआई का चयन किस प्रक्रिया से होता है? तो वरिष्ठता के सिद्धांत और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है इनकी। सूर्यकांत किस न्यायालय में कार्य कर चुके हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत पंजाब और हरियाणा कोर्ट में कार्य कर चुके हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश किस संवैधानिक पद के अंतर्गत आता है? तो यह न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। जस्टिस सूर्यकांत द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में कौन सा विषय शामिल है? तो यहां धारा 370 शामिल है। अगला प्रश्न होगा हमारा दिव्या गीता प्रेरणा उत्सव से। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। दिव्या गीता प्रेरणा उत्सव किस शहर में आयोजित हुआ है? तो यह लखनऊ में आयोजित हुआ है। दिव्या गीता प्रेरणा उत्सव में मोहन भागवत के साथ किस मुख्यमंत्री ने भाग लिया है? तो CM योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया है। मोहन भागवत ने इस कार्यक्रम में किस विषय पर जोर दिया? तो धर्म की रक्षा पर इन्होंने जोर दिया है। दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव किस थीम से संबंधित कार्यक्रम है? तो गीता और आध्यात्मिक प्रेरणा से यह संबंधित है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले मुख्य अतिथियों में मोहन भागवत के अतिरिक्त प्रमुख राजनीतिक प्रतिनिधित्व कौन थे? तो प्रमुख प्रतिनिधित्व योगी आदित्यनाथ थे। अगला प्रश्न होगा हमारा, मुंबई में आज नौसेना में शामिल होने वाले पोत माहे जो दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर नष्ट करने की क्षमता रखता है। पहला प्रश्न हमारा सामने है, पोत माहे किस स्थान पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है?
तो ये मुंबई में शामिल किया गया है, ऑप्शन डी। माहे पौध का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुश्मन की पनडुब्बियों की खोज व नष्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। माहे किस बल में शामिल किया गया? तो इंडिया नेवी में ये शामिल किया गया है। पौध माहे किस प्रकार के संचालन में विशेष रूप से सक्षम है? तो ये एंटी सबमरीन पनडुब्बी रोधी संचालन में यह शामिल है। माहे पौध किस श्रेणी का माना जाता है? यह पनडुब्बी रोधी विशेष पौध माना जाता है। इसी के साथ आज के हमारी करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके बारे में यदि आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं, वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।